सदर जमहूरिया द्रौपदी मुर्मू के झारखंड दौरे का आज तीसरा और आखिरी दिन। दौरे के दूसरे दिन सदर ने खवातीन खुद इमदादी ग्रुप कॉन्फ्रेंस और इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के दूसरे कॉन्वोकेशन की तकरीब में की शिरकत। उत्तराखंड के नरेंद्र नगर में जारी बदउनवानी मुखालिफ वर्किंग ग्रुप की दूसरी मीटिंग का आज दूसरा दिन। बैनुल-अक़वामी बदउनवानी मुखालिफ निज़ाम के मौजू पर गौर खौस जारी। बदउनवानी के खिलाफ जीरो टॉलरेंस पॉलिसी को यकीनी बनाने पर है जोर। कीमिया जात और खाद के मरकजी वजीर मनसुख मांडविया नई दिल्ली में इंडिया फार्मा एंड इंडिया मेडिकल डिवाइस कॉन्फ्रेंस के 8वें एडिशन का करेंगे इफ्तिताह। तिब्बी आलात के लिए एक्सपोर्ट प्रमोशन काउंसिल का भी करेंगे इफ्तिताह। सुप्रीम कोर्ट में आम आदमी पार्टी के लीडर सत्येंद्र जैन की जमानत अर्जी पर आज होगी समाअत। गुज़िश्ता बरस 30 जून से मनी लॉन्ड्रिंग मामले में गिरफ्तार सत्येंद्र जैन जेल में है बंद। आईपीएल में आज होगा दूसरा क्वालिफायर मुकाबला। साबिक चैंपियन गुजरात टाइटंस का मुकाबला आईपीएल की सबसे कामयाब टीम मुंबई इंडियंस से। फातह टीम का मुकाबला फाइनल में चेन्नई सुपर किंग्स से होगा। मलेशिया मास्टर्स बैडमिंटन टूर्नामेंट के क्वार्टर फाइनल मुकाबले में भारत के श्रीकांत को शिकस्त का सामना। खवातीन सिंगल्स में पीवी सिंधु का मुकाबला जारी। खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स में आज तैराकी और निशानेबाजी में तमगे होंगे दांव पर। टेबल टेनिस, मलखंब, बास्केटबॉल और हॉकी के भी होंगे मुकाबले। आदाब नाज़रीन, खबरनामे में आपका इस्तकबाल है। मैं हूं साइमा खान। सब और खबरों पर अब तफसील से नजर डालते हैं। सदर जमहूरिया द्रौपदी मुर्मू के 3 रोज़ा झारखंड दौरे का आज तीसरा और आखिरी दिन है। सदर जमहूरिया ने कल रांची में राजभवन में झारखंड हुकूमत की तरफ से मुनक़िद एक शहरी इस्तकबालिया में शिरकत की और खिताब किया। अपने खिताब में सदर जमहूरिया ने कहा कि झारखंड का हर गोशा अजीमुल शख्सियात की यादों से जुड़ा हुआ है और इस जगह की शानदार तारीख तिलका मांझी, सिद्धू कान्हू, चांद भैरव, फूलो झानू और एल्बर्ट इक्का जैसे कई हीरोज की दानों से भरी पड़ी है। इससे पहले सदर जमहूरिया ने इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी रांची के कॉन्वोकेशन की तकरीब में भी शिरकत की और कामयाब तलबा को मुबारकबाद दी। तकरीब से खिताब करते हुए सदर ने कहा कि टेक्नोलॉजी को समाजी इंसाफ के एक आले के तौर पर इस्तेमाल किया जाना चाहिए। सदर ने कहा कि नौजवानों में माशरे और कौम को बदलने की बेपनाह सलाहियत है। उन्होंने कहा कि हमारे नौजवान बाशऊर और तरक्की याफ्ता कौम बनने में बहुत बड़ा ताउन कर सकते हैं। सदर ममलिकत ने कहा कि हम सब का फर्ज है कि नौजवानों को सही सिमत दिखाएं और उन्हें मुल्क और माशरे की तरक्की के लिए काम करने की तरगीब दें। आइंदा इतवार यानी कि 28 मई को मुल्क की तारीख में एक नया बाब लिखा जाएगा जब मुल्क का नया पार्लियामेंट हाउस कौम के लिए वक्फ होगा और इसी रोज वजीर आज़म नरेंद्र मोदी मुनसिफाना और गैर जानिबदाराना हुक्मरानी की मुक़द्दस अलामत सेंगोल को कबूल करेंगे और इसे नए पार्लियामेंट हाउस में नस्ब करेंगे। सेंगोल भारतीय तहजीबी अक़दार और उसूलों की नुमाइंदगी करता है। नए पार्लियामेंट हाउस के इफ्तिताह के मौके पर उन कामगारों को भी खुसूसी तौर पर एजाज से नवाजा जाएगा जिन्होंने अपनी मेहनत से भारत की जमहूरियत के इस नए मंदिर को बहुत कम वक्त में शानदार तरीके से बनाया है। मरकज में मोदी हुकूमत के 9 साल मुकम्मल हो चुके हैं। मरकज में वजीर आज़म नरेंद्र मोदी की क़यादत वाली हुकूमत के 9 साल मुकम्मल होने पर भारतीय जनता पार्टी एक अजीमुल शान तकरीब की तैयारी कर रही है। बीजेपी की जानिब से न सिर्फ कई रैलियों का इनेकाद होगा बल्कि मुल्क भर में एक माह तवील खुसूसी राब्ता मुहिम भी चलाई जाएगी। हुकूमत के 9 साल मुकम्मल होने पर 30 मई को एक बड़ी रैली का मंसूबा है। 31 मई से शुरू होने वाली
बीजेपी की यह खुसूसी राब्ता मुहिम 30 जून तक जारी रह सकती है। इस दौरान जिला, डिवीजन, शक्ति केंद्र और बूथ सतह पर खुसूसी प्रोग्राम मुनक्किद किए जाएंगे। इस मुहिम का मकसद मोदी हुकूमत की पॉलिसियों और कामयाबियों को आवाम के दरमियान ले जाना है। इस दौरान बीजेपी के सीनियर लीडर मुल्क भर में 50 से ज्यादा रैलियां कर सकते हैं। उत्तराखंड के नरेंद्र नगर में जारी इंसदादे बदउनवानी वर्किंग ग्रुप की दूसरी मीटिंग का आज दूसरा दिन है। गुज़िश्ता रोज होने वाले इजलास में जिन्स और बदउनवानी के मौजू पर तबादला ख्याल किया गया। उमूर खारजा और सकाफत के मरकजी वज़ीर ममलिकत मीनाक्षी लेखी ने बहस में हिस्सा लिया। अपने खिताब में उन्होंने कहा कि अच्छी हुकूमत की तारीफ उसकी तरफ से अवाम के लिए किए जाने वाले फलाही कामों से तय होती है। लेखी ने जनधन अकाउंट्स, मुद्रा योजना, आयुष्मान भारत, डीबीटी के साथ साथ खवातीन को बाइख्तियार बनाने जैसी स्कीमों के जरिए बदउनवानी को खत्म करने की भारत सरकार की कोशिशों पर तबादला ख्याल किया। इस प्रोग्राम में खुशहाल सेल्फ हेल्प ग्रुप की रजनी रावत ने उत्तराखंड में सेल्फ हेल्प ग्रुपों की कामयाबी के बारे में जानकारी दी। उन्होंने बताया कि रियासत के दही इलाकों में खवातीन सेल्फ हेल्प ग्रुपों के जरिए माली तौर पर बाइख्तियार हो रही हैं और खुद कफील भी बन रही हैं। G20 मुमालिक के गैर मुल्की नुमाइंदों ने बदउनवानी के खिलाफ मुआशरे में बेदारी पैदा करने की जरूरत पर जोर दिया और कहा कि खवातीन इस सिमत में अहम किरदार अदा कर सकती हैं। उन्होंने कहा कि हर शोबे में खवातीन की शमूलियत को बढ़ाने की जरूरत है। तकरीब के दौरान भारत सरकार की तरफ से बदउनवानी को रोकने और खवातीन को बाइख्तियार बनाने के लिए किए गए मुख्तलिफ इक़दामात पर मुख्तसर फिल्में भी दिखाई गईं। एंटी करप्शन वर्किंग ग्रुप के इजलास में कई अहम उमूर पर तबादला ख्याल किया गया। बदउनवानी रोकने के लिए भारत की कोशिशों को पूरी दुनिया किस तरह से देख रही है, इन मौजूआत पर हमारे नुमाइंदे नीरज सिंह ने मीनाक्षी लेखी से खुसूसी गुफ्तगू की। विदेश राज्य मंत्री मीनाक्षी लेखी जी इस समय हमारे साथ हैं। मैडम, करप्शन को लेके एक बड़ी चिंता है पूरी दुनिया में और यहाँ समिट भी हो रहा है, वर्किंग ग्रुप की बैठक भी हो रही है। कैसे देखती हैं, कितनी बड़ी चुनौती है पूरी दुनिया के लिए? G20 देशों का समूह ऐसा है जो कि 85% दुनिया भर की GDP कंट्रोल करता है और आज G20 के इवेंट के अंदर महिलाओं का और भ्रष्टाचार के बीच जो रिश्ता है उसको जांचने की प्रयास किया गया, क्योंकि महिलाएं सबसे अधिक भ्रष्टाचार से प्रभावित होती है। तो चाहे वो हेल्थ केयर सिस्टम है, पढ़ाई लिखाई है, बच्चों की दवा है, भोजन है, ये इन तरीके की जो बेसिक चीज़ें, सफाई है, सैनिटेशन है, वो सब चीज़ों का प्रभाव महिलाओं के ऊपर सबसे अधिक पड़ता है। ये एक बड़ा कह सकते हैं बड़ा सवाल भी है, क्योंकि ये भी देखने को आता है कि बहुत सारे लोग यहाँ से पैसा लेके विदेशों में चले जाते हैं और उनको वापस लाना एक बड़ी कड़ी प्रक्रिया है। तो अगर सहमति बनेगी तो बड़ी आसानी रहेगी। बिल्कुल सही आपने कहा कि जो प्रक्रिया में जो रुकावटें हैं उन रुकावटों के ऊपर सही मायने में काम होना चाहिए, क्योंकि इस विषय को लेकर सब लोग, सारी G20 के जितने देश हैं वो बहुत सेंसिटिव हैं। भ्रष्टाचार के विरोध में सब लोग हैं और सब लोग दुनिया के सिस्टम को साफ करना चाहते हैं। जब आप देख रही हैं कि G20 की बैठकें चल रही हैं एंटी करप्शन को लेकर, पहले भी वर्किंग ग्रुप की बैठक हुई, सेकंड बैठक ये होनी है, तो किस तरह की सहमति या किस तरह के विचार निकल कर आ रहे हैं जो G20 के देश आ रहे हैं करप्शन, एंटी करप्शन को लेकर? देखिए, वो विचार भी तकरीबन सबके एक ही समान आ रहे हैं और बहुत सारी कोहेशन है लोगों के बीच में विचारों को लेकर, और जेंडर और करप्शन को लेकर तो पूरी चारों तरफ सहमति दिखाई देती है कि सबसे अधिक जो है भ्रष्टाचार का असर महिलाओं पे पड़ता है और उनको भोजन, स्वास्थ्य, सफाई, शौचालय, ऐसी चीज़ों पर असर जब पड़ने लगता है तो वो हमारे यहाँ जो अंत्योदय वाली बात है कि अंतिम पंक्ति में खड़ा अंतिम व्यक्ति कोई और नहीं, महिला ही है। तो जो अंतिम महिला खड़ी है पंक्ति में, उसको बच्चों की चिंता है, स्वास्थ्य की चिंता है, आने वाली पीढ़ियों की चिंता है और सही संस्कार देने का काम, जिम्मा भी उसी का है। तो वो इन सब दुविधाओं से निकलेगी कैसे जब
कीमियाजात और खाद के मरकजी वजीर डॉक्टर मनसुख मांडविया आज दिल्ली में इंडिया फार्मा एंड इंडिया मेडिकल डिवाइस 2023 पर बैनुल-अक़वामी कॉन्फ्रेंस के 8वें एडिशन का इफ्तिताह करेंगे। फेडरेशन ऑफ इंडियन चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री के इश्तराक से 2 रोज़ा कॉन्फ्रेंस का इनेकाद महकमा फार्मास्यूटिकल के जरिए किया जाएगा। कॉन्फ्रेंस का मकसद भारत को फार्मास्यूटिकल और तिब्बी आलात के शोबे में मयारी तिब्बी मवाद के मैन्युफैक्चरिंग मरकज के तौर पर फरोग देना है। कॉन्फ्रेंस के एक हिस्से के तौर पर डॉक्टर मांडविया नेशनल मेडिकल डिवाइसेस पॉलिसी 2023 और एक्सपोर्ट प्रमोशन काउंसिल फॉर मेडिकल डिवाइसेस का भी आगाज करेंगे। वो एक नई स्कीम का भी आगाज करेंगे जिसका नाम मेडिकल डिवाइसेस क्लस्टर फॉर कॉमन फैसिलिटीज है। इस स्कीम का मकसद तिब्बी आलात के क्लस्टर्स में मुश्तरका बुनियादी ढांचे की सहूलियात को मजबूत या कायम करना और तिब्बी आलात के लिए जांच की सहूलियात को मजबूत या कायम करना है। फार्मास्यूटिकल और मेडिकल डिवाइसेस की सनतों के दुनिया भर के 100 से जायद CEOs 2 दिनों के दौरान मुतअद्दिद मौज़ूआती सेशंस में शिरकत करेंगे। 2 रोज़ा कॉन्फ्रेंस में फार्मा और तिब्बी आलात के शोबों से 700 से जायद शुरका की शिरकत मुतवक्के है। डॉक्टर मांडविया ने इस एतमाद का इजहार किया है कि भारतीय फार्मास्यूटिकल सेक्टर, जैसे कि बजा तौर पर दुनिया की फार्मेसी कहा जाता है, आने वाले सालों में घरेलू जरूरियात और आलमी जरूरियात दोनों में ताउन देगा। मरकजी हुकूमत ने हाल ही में नेशनल मेडिकल डिवाइस पॉलिसी 2023 को मंजूरी दी है। सुप्रीम कोर्ट आज आम आदमी पार्टी के रहनुमा और दिल्ली हुकूमत के साबिक वजीर सत्येंद्र जैन की जमानत की दरख्वास्त पर समाअत करेगा। सत्येंद्र जैन फिलहाल इन्फोर्समेंट डायरेक्टोरेट के जरिए दर्ज केस में तिहाड़ जेल में बंद हैं और इससे कबल 18 मई को सुप्रीम कोर्ट ने साबिक वजीर की दरख्वास्त पर समाअत के दौरान ईडी को नोटिस जारी किया था। केस की समाअत सुप्रीम कोर्ट की वेकेशन बेंच के जस्टिस अनिरुद्ध बोस और जस्टिस संजय करोल की बेंच के सामने होगी। हैदराबाद में समर फेस्टिवल का इनेकाद किया गया है जिसमें सयाहों की बड़ी भीड़ नजर आ रही है। अंडर वाटर टनल एक्वेरियम एक्सपो यहां लोगों को अपनी तरफ मुतवज्जे कर रही है। अंडर वाटर टनल एक्वेरियम में लोग हजारों रंग की मछलियां देखने आ रहे हैं। बच्चे हों या बड़े, हर उम्र के लोग यहां आकर मछलियों को देखकर बहुत खुश हो रहे हैं। और साथ ही अंडर वाटर टनल एक्वेरियम एक्सपो के एडमिनिस्ट्रेटर का कहना है कि उनका मकसद लोगों को कुछ नया दिखाना है और लोगों के रद्द-ए-अमल ने उनका जोश बढ़ाया है और वो आने वाले बरसों में कुछ नया दिखाने की कोशिश करेंगे। मुल्क को खुद कफील बनाने का ख्वाब तभी पूरा होगा कि जब मुल्क की बेटियां खुद इन्हिसारी और खुद एतमादी के जज्बे के साथ आगे बढ़ेंगी। हिमाचल प्रदेश में भी ऐसी ही बहुत सी बेटियां हैं जो न सिर्फ खुद कफील हैं बल्कि अपनी कोशिशों से दूसरी बेटियों के लिए भी खुद कफील होने की राह हमवार कर रही हैं। इन बेटियों में से एक हैं जिला सिरमौर के पांवटा साहब की डॉक्टर हरलीन कौर, जो कि दूसरी बेटियों के लिए भी काम कर रही हैं। आइए देखते हैं ये रिपोर्ट। मुल्क और रियासत में ऐसी बहुत सी बेटियां से तहरीक लेकर दूसरी बेटियां भी खुद इन्हिसारी की तरफ बढ़ रही हैं। हिमाचल प्रदेश के जिला सिरमौर के पांवटा साहिब की डॉक्टर हरलीन कौर भी इन बेटियों में से एक हैं जो मुल्क भर में सिरमौर जिले का नाम रोशन करके दूसरी बेटियों के लिए एक तहरीक बन रही हैं। पांवटा साहिब की डॉक्टर हरलीन कौर को कई रियासती और कौमी एजाज़ात से नवाजा गया है। टैरो कार्ड रीडर और हीलिंग थेरेपी की माहिर हरलीन कौर खवातीन और नौजवानों को बेकरी और केक बनाने की तरबियत भी देती हैं, जिसकी वजह से बहुत सी नौजवान खवातीन खुद कफील हो चुकी हैं। मेरी क्लासेस चलती है मेडिटेशन की, ध्यान की, हीलिंग के ऊपर, उसके ऊपर बहुत पूरे इंडिया से मेरे पास स्टूडेंट्स हैं और अभी करीब मैं 25-30,000 स्टूडेंट्स को सिखा चुकी हूँ। हमारी 200 स्टूडेंट्स की अभी लाइव जूम चल रहा है आजकल, जिसमें हम मेडिटेशन कर रहे हैं। 7 डेज का मेडिटेशन चल रहा है। 250 स्टूडेंट्स हैं उसमें जूम क्लास में। डॉक्टर हरलीन कौर को साल 2022 में नेशनल लेवल पर होम बेकर और केक एंड बेकरी ट्रेनर का अवार्ड मिल चुका है और सरोजनी नायडू इंटरनेशनल अवार्ड से भी उन्हें नवाजा गया है। साल 2002 में उन्होंने एक तरबियती मरकज का आगाज किया जिसके जरिए खवातीन को मोमबत्तियां, हाथ से बनी हुई ज्वेलरी और वेस्ट मटेरियल से बहुत सी अच्छी मसनूआत बनाना सिखाया गया और बहुत सी खवातीन और नौजवानों को केक, टॉफियां और चॉकलेट बनाने की तरबियत दी गई, जिससे खवातीन की जिंदगी में बहुत तब्दीली आई है।
मुझे मतलब केक का शौक़ था। मैंने डॉक्टर हरलीन से कांटेक्ट किया। एक्चुअली मैंने उनका फेसबुक पे देखा था तो मुझे अच्छा लगा, तो मैंने इनके साथ कांटेक्ट किया केक्स बेकिंग वगैरह। तो इनके पास आई तो बहुत अच्छा इन्होंने मुझे सिखाया। ये मेरी हॉबी है केक सीखना, मतलब लाइक मेरे को चाहिए था कुछ कि मैं कुछ एक्स्ट्रा करूँ, कुकिंग करूँ, क्योंकि घर पे मम्मा कहती है कि कुछ बना ले कुछ बना ले, तो इसलिए फिर मेरे को इंटरेस्ट आया कि मैं केक सीखूं। बेकिंग मेरी हॉबी थी और मैंने सोचा था कि होटल मैनेजमेंट को मैं एज अ करियर चूज़ करूँगा, पर जब मैं केक था तो मेरे को ऐसा लगता था कि उसमें कोई कमी है या फिर कोई इंग्रेडिएंट मिसिंग है। तो जब मैंने प्रोफेशनली सीखा मैम से तो मेरे को कॉन्फिडेंस आया और एक पता लगा कि प्रोफेशनल केक कैसे बनते हैं और टेस्ट का पता लगा कि प्रोफेशनली केक का टेस्ट कैसा होता है, और मैम ने बहुत अच्छे से सिखाया हमें। यकीनन डॉक्टर हरलीन कौर खवातीन के लिए तहरीक का जरिया हैं, जो माशरे की दीगर खवातीन के मुस्तकबिल को भी संवार रही हैं। हिमाचल प्रदेश से सतीश शर्मा की रिपोर्ट, उर्दू खबरें। साबिक अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने ट्रू सोशल पर अपलोड की गई वीडियो में फ्लोरिडा के गवर्नर रॉन डी सेंटिस का मजाक उड़ाया है। डोनाल्ड ट्रंप ने उनके पोलिंग नंबर्स का भी मजाक उड़ाया है। डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि डेमोक्रेटिक्स ने उन्हें बड़ा धचका दिया है। डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि बहुत से रिपब्लिकन गवर्नरों ने बहुत अच्छा काम किया है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक रिपब्लिकन पार्टी के अंदर के दावे को साबिक सदर डोनाल्ड ट्रंप के लिए बड़ा चैलेंज करार दिया जा रहा है और इसके अलावा डेमोक्रेटिक उम्मीदवार सदर जो बाइडेन को भी चैलेंज कर सकते हैं। फ्लोरिडा के रिपब्लिकन गवर्नर रॉन डी सेनेट्स बाज़ाब्ता तौर पर अमेरिकी सदारत इंतखाबात की दौड़ में शामिल हो गए हैं। गवर्नर रॉन ने 2024 के सदारत इंतखाबात के लिए अमेरिका के दिफाई इंतखाबी हुक्काम के सामने अपना दावा पेश कर दिया है। वॉशिंगटन में एक दिफाई जज ने बगावत की साजिश और अमेरिका से मुतालिक दीगर जराइम के ओथ कीपर के बानी स्टीवर्ट और रोड्स को मुजरिम करार देते हुए 18 साल कैद और कैली मैग्स को 12 साल कैद की सजा सुनाई है। कैपिटल फसादियों को दी जाने वाली ये अब तक की सबसे लंबी सजा है। अपनी सजा सुनाने से ऐन कबल कमराए अदालत में सियासी तौर पर इल्जामात की इज्जत में आने वाली तकरीर में रोड्स ने खुद को एक सियासी कैदी कहा और कहा कि जब उसने इस हफ्ते के शुरू में हामियों के साथ फोन कॉल में हुकूमत की तब्दीली के बारे में बात की, समाअत के दौरान जज ने उन दावों को मुस्तरद कर दिया और रोडिश की इश्तियाल अंगेज बयानबाजी पर तशवीश का इजहार किया, जिसमें अमेरिकी ऐवान की साबिक स्पीकर नैन्सी पेलोसी को फांसी देने की धमकियां भी शामिल हैं। दरअसल रोड्स और मैग्स को 6 जनवरी 2021 को फसादात से मुतालिक सबसे हाई प्रोफाइल ट्रायल में से एक में सरकारी कार्रवाई में रुकावट डालने और दस्तावेजात या कार्रवाई के साथ छेड़छाड़ करने का भी मुजरिम ठहराया गया। ईरान ने तवील फासले तक मार करने वाले बैलिस्टिक मिसाइल का कामयाब तजर्बा किया है। अमेरिकी महकमा खारजा के तर्जुमान मैथ्यू मिलर ने ईरान के इस तजर्बे को बैनुल-अक़वामी सलामती के लिए संगीन खतरा करार दिया है। 3 यूरोपीय हुक्काम ने कहा है कि बरतानिया, फ्रांस और जर्मनी ने ईरान को खबरदार किया है कि अगर तेहरान ने यूरेनियम को जौहरी हथियार बनाने के लिए अफसरदा किया तो वो मुत्तहदा की पाबंदियों को वापस लेना शुरू कर देंगे। पिछले साल ममालिक के वज़राए ख़ारजा की तरफ से भेजे गए गैर मुसद्दक़ा ख़त में दी गई धमकी मगरबी अंदेशों की निशानदही करती है कि ईरान 90% खालिस्तान बम ग्रेड यूरेनियम तैयार कर सकता है। अक़वाम मुत्तहदा के मुआयनाकारों की जानिब से फ़िज़ाई हमलों से बचाव के लिए ज़ेर ज़मीन गहराई में तामीर की गई ईरान की जौहरी तनसीब में 83.7% खालिस यूरेनियम के ज़र्रात दरियाफ्त होने के बाद से खदशात में इजाफा हो गया है। जॉर्जिया आज अपना यौम आज़ादी मना रहा है। इस मौके पर वज़ीर ख़ारजा डॉक्टर एस जयशंकर ने जॉर्जिया की हुकूमत और आवाम को मुबारकबाद दी है। अपने ट्वीट में वज़ीर ख़ारजा डॉक्टर एस जयशंकर ने कहा कि वज़ीर ख़ारजा एला डाचियाशोली और जॉर्जिया की हुकूमत और आवाम को उनके यौम आज़ादी पर दिल की गहराइयों से मुबारकबाद। मुझे यकीन है कि हमारे ताल्लुकात आगे बढ़ेंगे। और नाज़रीन, अब पेश है दिल्ली से शाया उर्दू अखबारात का मुख्तसर जायजा।
नाज़रीन, दिल्ली से शाया होने वाले उर्दू अखबारात ने जो खबरें शाया की हैं उसी में आपको बता दें कि सुर्खी है कि पार्लियामेंट की नई इमारत पर घमासान लगातार जारी, मामला सुप्रीम कोर्ट पहुंच गया है। ये सुर्खी अखबार ने दी है और इसके साथ ही यहाँ पर अपोजिशन पार्टी की तरफ से जो पार्लियामेंट की नई इमारत पर जो घमासान जारी है उस पर मामला सुप्रीम कोर्ट पहुंच गया है। वहीं रविशंकर प्रसाद ने कांग्रेस से तकरीब में शिरकत की अपील की है। इसके अलावा जो खबर इसमें शाया हुई है वो भी आपको बता देते हैं। दूसरी सुर्खी है यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन ने अपनी नई वेबसाइट का नाम उत्साह रखा है। इस पोर्टल के जरिए कौमी तालीमी पॉलिसी 2020 की सिफारिशात के तहत स्कीमों की मालूमात और उनके निफाज से लेकर उनकी ट्रैकिंग तक ये सारी मालूमात इस पोर्टल पर देखी जा सकती है। बैनुल-अक़वामी सफ़े पर जो खबरें शाया हुई हैं वो भी आपको बता दें। सूडान के हवाले से खबर, आज़मीन हज के हवाले से खबर है, जहां पे हज पर 4 चीज़ों के साथ ना लेकर जाएं, सऊदी हुक्काम ने ये कहा है, जिसमें प्लास्टिक की बोतलें, बगैर पैकिंग का खुला हुआ सामान, कपड़ों में लिपटा हुआ सामान, इन कुछ एक चीज़ों पर वहाँ की हुक्काम ने पाबंदी लगाई है और ये पाबंदी भी लोगों की सहूलत के लिए ही लगाई गई है ताकि उनको आगे जाके परेशानी ना हो। इसके अलावा जो सुर्खियाँ इसमें शाया हुई हैं वो भी आपको बता दें कि सूडान में जंगबंदी के बावजूद झड़पें देखी जा रही हैं। आगे की खबर है, आगे की सुर्खी भी देख लेते हैं, जहां इमरान खान बुशरा समेत 400 से ज़ायद अफराद के नाम नो फ्लाई लिस्ट में शामिल किए गए हैं। बांग्लादेश से यहाँ पर खबर है, जहां अमेरिका बांग्लादेश से इंतखाबी अमल को कमज़ोर करने वाले बांग्लादेशियों के वीज़े पर पाबंदी लगाएगा। तो ये थी आज के अखबारात की सुर्खियां जो हमने आपके लिए चुनी थी। आगे बढ़ते हैं और अब जान लेते हैं खेल की खबरें, जहां आईपीएल में आज दूसरा क्वालिफायर मुकाबला खेला जाएगा। गुजरात टाइटंस और मुंबई इंडियंस की टीम क्वालिफायर 2 में आमने सामने होंगी। गुजरात के नरेंद्र मोदी स्टेडियम में होने वाले इस मुकाबले को जीतने वाली टीम फाइनल में जगह बना लेगी, जहां उसका सामना चेन्नई सुपर किंग्स से होगा। गुजरात टाइटंस का ये होम ग्राउंड है, तो वहीं रोहित शर्मा भी इस मैदान से बाखूबी वाकिफ हैं। दोनों ही टीमों के खिलाड़ी इस वक्त ज़बरदस्त फॉर्म में हैं। अहमदाबाद में हार्दिक पांड्या की टीम को हराना मुंबई के लिए आसान नहीं होगा। हालांकि गुज़िश्ता कुछ मैचों में जिस अंदाज में मुंबई इंडियंस ने खेल का मुजाहिरा किया है, उससे अब वो खिताब का मजबूत दावेदार बन गया है। सीजन में दोनों ही टीमें तीसरी मरतबा आमने सामने होंगी। मुंबई ने एक और गुजरात ने एक मैच अपने नाम किए हैं। मलेशिया मास्टर्स बैडमिंटन टूर्नामेंट के क्वार्टर फाइनल मुकाबले भारत के श्रीकांत को शिकस्त का सामना करना पड़ा है। श्रीकांत को इंडोनेशिया के क्रिस्टियन डेनिनाटा के खिलाफ 16-21, 21-16, 21-11 से शिकस्त का सामना करना पड़ा। भारतीय बैडमिंटन स्टार पीवी सिंधु का मुकाबला चीन की जांग यी से जारी है और इससे कबल सिंधु आखिरी 16 मुकाबले में दुनिया की 28वें नंबर की जापान की आया ओहोरी को शिकस्त देने में कामयाब रही थी। सिंधु ने यह मैच सीधे गेम्स में 21-16, 21-11 से अपने नाम किया था। मर्दों के सिंगल्स में एच.एस. प्रणॉय ने शानदार कारकर्दगी का मुजाहिरा करते हुए आखिरी 8 में रसाई हासिल कर ली है। आज प्रणॉय का मुकाबला जापान के कैंटा से होगा। आखिरी 16 के मुकाबले में प्रणॉय ने ऑल इंग्लैंड चैंपियन चीन के ली शी फेंग के खिलाफ पहला गेम हारने के बाद शानदार वापसी की। उन्होंने ये मैच 21-11, 21-16, 21-13 से अपने नाम किया। वहीं उत्तर प्रदेश में खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स 2022 का आगाज हो गया है। इन गेम्स में आज तैराकी और शूटिंग के मुकाबले होंगे। तैराकी का मुकाबला गौतम बुद्ध नगर में मुनक़िद किया जा रहा है, तो वहीं शूटिंग का मुकाबला दिल्ली में मुनक़िद हो रहा है। इसके अलावा आज टेबल टेनिस, मलखम्ब, बास्केटबॉल, हॉकी, फुटबॉल, टेनिस, रेसलिंग और कबड्डी के मुकाबले भी होंगे। भारतीय जूनियर मर्द हॉकी टीम ने जूनियर एशिया कप हॉकी टूर्नामेंट में मुसलसल दूसरी जीत हासिल की है। अम्मान में जारी टूर्नामेंट में भारत ने जापान को 3-1 से शिकस्त देने में कामयाबी हासिल की है। अपने पहले मैच में चीनी ताइपे को 18-0 से हराने वाली टीम को जापान के शुरुआत में जद्दोजहद करनी पड़ी, लेकिन खिलाड़ियों ने वापसी कर जीत हासिल की। पहले क्वार्टर में कोई गोल न होने के बाद दूसरे क्वार्टर में जापान ने गोल करके सबकत हासिल कर ली। तीसरे क्वार्टर में
अरिजीत हुंडाल ने 36वें मिनट में गोल करके टीम को बराबरी पर ला दिया। 3 मिनट बाद शारदानंद ने गोल करके टीम को 2-1 से आगे कर दिया। मैच खत्म होने से 4 मिनट पहले उत्तम सिंह ने भारत के लिए तीसरा गोल किया। 27 मई को भारत का मुकाबला पाकिस्तान से होगा। और अब जान लेते हैं मुल्क भर के मौसम का मिजाज। और इसी के साथ ही खबरनामा ख़त्म पसीर होता है। हमारी पूरी टीम को दें इजाज़त। आदाब।